Good morning, all of you. I am Dr. Sasivala Tiwari, Assistant Professor, Department of History, DAV PG College, Siwan. Today we will discuss Indo-Greek. In Indo-Greek, we will see its political history, how it affected Indian culture, polity, economy, etc. So, let's begin. पोस्ट मौर्य पीरियड में भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए उसमें फर्स्ट इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन ग्रीक थे। मध्य एशिया की तत्कालीन राजनीति से बाध्य होकर उन्हें भारत विजय की योजना बनानी पड़ी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने मध्य एशिया के एक बड़े भूभाग पर अपना आधिपत्य जमाकर एक साम्राज्य कायम किया। इसी के अंतर्गत बैक्ट्रिया और पार्थिया भी थे। बैक्ट्रिया की सामरिक एवं आर्थिक स्थिति ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया। इसकी सीमा पूर्व में हिंदू कुश और पामीर पर्वत श्रेणियों, दक्षिण में पेरोपिनीसाइड और आर्कोसिया, पश्चिम में पार्थिया और कैस्पियन सागर तथा उत्तर में जैकजाटोज, सर और ऑक्सस नदियों से सुरक्षित थी। यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड रूट पर स्थित होने से इस राज्य का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो था वो और बढ़ गया था। इसलिए इस पर अधिकार करने के लिए यवन सेनापति एवं पदाधिकारी हमेशा लालायित रहते थे। सेल्यूकस के अक्षम उत्तराधिकारियों के समय में उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। बैक्ट्रिया और पार्थिया साम्राज्य से अलग हो गए। 250 बीसी में बैक्ट्रिया के गवर्नर डियोडोरस फर्स्ट ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की जो इंडो ग्रीक या इंडो बैक्ट्रियन राज्य के नाम से जाना जाता है। उस समय एंटियोकस सेकंड सीरिया का राजा था और डियोडोटस फर्स्ट उसका गवर्नर। इस वंश के शासक मध्य एशिया में अपनी शक्ति का प्रसार करते रहे। डियोडोरस सेकंड, यूथिडेमस आदि शासकों ने यवनों की शक्ति का मध्य एशिया में विस्तार किया। यूथिडेमस एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने संभवतः डियोडोरस सेकंड की हत्या कर गद्दी पर अधिकार कर लिया था। सीरिया के नए शासक एंटियोकस थर्ड ने बैक्ट्रिया में यूथिडेमस की सत्ता स्वीकार कर ली। उसने अपनी पुत्री का विवाह भी यूथिडेमस के पुत्र डेमेट्रियस से कर दी। यूथिडेमस ने आर्कोसिया, सिस्तान और पैरोपेनिसिडाई पर भी अधिकार कर लिया। इधर एंटियोकस थर्ड ने हिंदू कुश पार कर भारत पर आक्रमण किया, लेकिन सुभागसेन के प्रतिरोध के कारण वह आगे नहीं बढ़ सका। सुभागसेन से मैत्री कर वह वापस लौट गया। इसी समय सिथियनों ने मध्य एशिया में अपने पांव फैलाने आरंभ किए। चीनी शासक शी हुआंग-टी द्वारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण ने सिथियनों का चीन की तरफ बढ़ने का मार्ग रोक दिया। इसलिए वे बैक्ट्रिया और पार्थिया पर दबाव डालने लगे। अतः यवनों को भारत की तरफ बढ़ने को बाध्य होना पड़ा। भारत की तत्कालीन राजनीति भी यवन आक्रमण के लिए उपयुक्त थी। उनके सामने महान यूनानी विजेता सिकंदर का एक आदर्श था और दूसरी बात ये थी कि अन्य आक्रमणकारियों की तरह ही यवन भी भारत से धन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भारत विजय की योजना बनाई। भारत पर पहला जो महत्वपूर्ण अटैकर था वो यूथिडेमस का पुत्र डेमेट्रियस फर्स्ट था। वह बहुत ही एम्बिशियस वाला शासक था। बैक्ट्रिया में अपनी सिचुएशन को मजबूत करने के बाद उसने भारत विजय की योजना बनाई। बैक्ट्रिया का राज्य अपने पुत्र को सुपुर्द कर वह अपने दो सेनापतियों अपोलोडोरस और बिनेंडर के साथ भारत की तरफ बढ़ा। अपोलोडोरस के साथ वह सिंधु की तरफ से आगे बढ़ा और इस पर उसने अधिकार किया। चित्तौड़ भी उसके नियंत्रण में आ गया,
मिनेंडर के नेतृत्व में ग्रीकों ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और आगे बढ़ते हुए वे मथुरा, पंचाल, साकेत और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। डिमेट्रियस ने अपनी राजधानी साकल में बनाई। उसने भारतीय राजाओं के समान उपाधि धारण की तथा अपने नाम के सिक्के चलाए जिन पर यूनानी और खरोष्टी लिपियों का व्यवहार किया गया। गार्गी संहिता, महाभाष्य और स्ट्रेबो के विवरण से यवन आक्रमण की पुष्टि होती है। यवनों के भारतीय प्रसार को शुंग शासक पुष्यमित्र ने रोका। फलतः यवनों को बाध्य होकर सिंधु तक वापस आना पड़ा। यद्यपि शुंगों ने यवनों को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया, फिर भी नॉर्थ वेस्ट सीमा प्रांत के कुछ क्षेत्र यवनों के नियंत्रण में ही बने रहे। अफगानिस्तान और भारत में उसके और उसके पिता के नाम पर अनेक नगरों का नामकरण हुआ। इनमें से कुछ प्रमुख नगर हैं जैसे डिमेट्रियस पोलिस, दत्मित्री, यूथिडेमिया इत्यादि। इन नगरों में यूनानियों को बसाकर वहां यूनानी सत्ता मजबूत की गई। जिस समय डिमेट्रियस भारत विजय में व्यस्त था, ठीक उसी समय बैक्ट्रिया में यूक्रेटाइटिड्स के नेतृत्व में विद्रोह उठ खड़ा हुआ। जस्टिन के अनुसार डिमेट्रियस 60,000 सैनिकों के साथ यूक्रेटाइडिस का सामना करने को आगे बढ़ा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बैक्ट्रिया पर डिमेट्रियस पुनः अधिकार नहीं कर सका और वह राज्य उसके हाथों से निकल गया। उसे पश्चिमी पंजाब और सिंध से ही संतुष्ट होना पड़ा। इस समय से भारतीय यूनानी राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। डिमेट्रियस की राजधानी साकल बनी रही, लेकिन यूक्रेटाइडिस ने गांधार पर विजय प्राप्त कर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। यूक्रेटाइडिस का राज्य पश्चिमी पंजाब से बैक्ट्रिया तक फैल गया, क्योंकि उसके सिक्के बैक्ट्रिया, सिस्तान, काबुल घाटी, कपिसा और गांधार से प्राप्त हुए हैं। डिमेट्रियस के बाद भारत में यवनों की दो शाखाओं के राज्य का उल्लेख मिलता है। पहला जो वंश था यूथिडेमस और दूसरा यूथिडेमस या डिमेट्रियस का था और दूसरा यूक्रेटाइड्स का। इन दोनों वंशों के अनेक शासकों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हम डिमेट्रियस या यूथिडेमस वंश की चर्चा करेंगे। यूथिडेमस वंश में अपोलोडोरस संभवतः डिमेट्रियस का छोटा भाई था। डिमेट्रियस के साथ अपोलोडोरस भी भारतीय अभियान पर आया था। मिनेंडर के साथ भी उसके नाम का उल्लेख हुआ है। एपोलोडोटस द्वारा शासित क्षेत्र की क्लियर जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के आधार पर यह आइडिया लगाया जाता है कि उसका राज्य गांधार, पंजाब और सिंध क्षेत्र में था। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी से यह भी पता चलता है कि एपोलोडोरस के सिक्के मिनांडर के सिक्कों के साथ भड़ौच के बाजारों में चलते थे। यूथिडेमस के वंशजों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण इंडो ग्रीक शासकों में सबसे महान राजा मिनेंडर हुआ। यूनानी इतिहासकार इसकी प्रशंसा करते हैं। डिमेट्रियस के सेनापति के रूप में वह उसके साथ भारत आया था। उसी ने मथुरा, पंचाल, साकेत और पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तथा सोन नदी तक बढ़ गया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग द्वारा परास्त होकर उसे वापस लौटना पड़ा। डिमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइड्स द्वारा बैक्ट्रिया पर अधिकार करने और उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम ने मिनेंडर को सत्ता प्राप्त करने का सुनहरा मौका दिया। इसके सत्ता प्राप्त करने के बारे में थोड़ा डेट के बारे में कंट्रोवर्सी है। कहीं कहीं इसकी डेटिंग हम देखते हैं 160 टू 120 BC और कहीं हमको मिलता है 175 टू 145 BC के बीच उसने मध्य एशिया में शासन किया। महायान बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिलिंद या मिनेंडर
के जीवन और उसके कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में मिलिंद और बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच हुए प्रश्नों के आधार पर मिलिंद की बौद्ध धर्म में अभिरुचि तथा तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। लामा तारानाथ की पुस्तक भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास तथा क्षेमेंद्र की पुस्तक औदान कल्पलता में भी इस ग्रीक शासक का उल्लेख है। मिलिंद के सिक्के काबुल से मथुरा और बुंदेलखंड तक पाए गए हैं। इलाहाबाद के निकट रेह नामक स्थान से उसका एक अभिलेख भी मिलता है। इन सभी स्रोतों से मिलिंद के कार्यकलापों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। शासक बनने के बाद मिनेंडर ने अपना राज्य विस्तार किया। स्ट्रेबो के अनुसार उसने सिकंदर से भी अधिक विजय प्राप्त की। पेरिपल्स ऑफ द इर्थ्रियन सी के अनुसार मिनेंडर का शासन संभवतः भड़ौच तक था, जहां उसके सिक्के चलते थे, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मिनेंडर का राज्य बहुत बड़ा था। उसके अधीन काबुल घाटी, भारत की पश्चिमोत्तर सीमा, पंजाब, सिंध, राजपूताना और आधुनिक उत्तर प्रदेश के कुछ भाग सम्मिलित थे। मिनेंडर एक विजेता के रूप में ही विख्यात नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म में गहरी अभिरुचि के कारण भी उसकी प्रशंसा की जाती है। संभवतः वह पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने बौद्ध धर्म में गहरी अभिरुचि ली तथा एक बौद्ध बन गया। मिलिंद पन्हो के अनुसार वह यवन शासक अशोक के समान बौद्ध बन गया। प्लूटार्क उसकी न्यायप्रियता की प्रशंसा करता है। उसकी मृत्यु के बाद बुद्ध के समान उसके अवशेष उसके राज्य के नगरों में वितरित किए गए एवं उन पर स्तूपों का निर्माण किया गया। इससे बौद्ध धर्म में उसकी अभिरुचि और लोकप्रियता दोनों की झांकी मिलती है हमें। मिनेंडर की सभा में 500 सदस्यों का उल्लेख किया गया है। इन विवरणों से मिनेंडर की बौद्ध धर्म के प्रति अभिरुचि परिलक्षित होती है। टॉर्न का कहना है कि मिलिंद ने बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं किया, राज्य का त्याग भी नहीं किया, लेकिन उसने बौद्ध धर्म के प्रति अपना लगाव इसलिए पैदा किया क्योंकि उसकी प्रजा की एक बहुत बड़ी संख्या इस धर्म को मानती थी और उसका समर्थन और सहयोग उस राजा के लिए आवश्यक था। मिनेंडर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाए जाने के जो भी कारण रहे हों, लेकिन उसके बौद्ध होने में संदेह नहीं है। मिलिंद पन्हो के अतिरिक्त उसके सिक्कों पर भी धर्मचक्र, हाथी के चित्र, धमिकस शब्द मिलते हैं। उनसे मिनेंडर का बौद्ध धर्म के प्रति अनुराग प्रकट होता है। मिनेंडर एक महान फिलोसोफर भी था। वह मिलिंद पन्हो ग्रंथ से स्पष्ट हो जाता है। मिनेंडर के समय में उसकी राजधानी सियालकोट धर्म, कला, व्यापार का केंद्र बन गई। नागसेन इस नगर की प्रशंसा करता है। यह नगर भव्य भवनों से सुसज्जित था। यहाँ दूर दूर के व्यापारी अपना सामान बेचने आते थे। इस प्रकार मिलिंद एक महान शासक था। उसने राज्य की स्थापना और विस्तार के अतिरिक्त सांस्कृतिक विकास को भी प्रश्रय दिया। रैप्सन के शब्दों में कुरु शासक जन्मेजय और विदेह के राजा जनक के समान मिनेंडर की महानता उसके दार्शनिक होने के कारण है, न कि एक विजेता के कारण। मिनेंडर के बाद उसका उत्तराधिकारी स्ट्रेटो फर्स्ट हुआ। स्ट्रेटो ने लंबे समय तक शासन किया। वह करीब 90 बीसी तक शासक बना रहा। पूर्ण शासक बनने पर उसने सोटर की उपाधि धारण की। मिनेंडर के मृत्यु के बाद यूथिडेमस वंश की सत्ता कमजोर पड़ गई। स्ट्रेटो को यूक्रेटाइड्स वंश की प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ा। हेलियोक्लीज और एंटियलकिड्स ने स्ट्रेटो के राज्य की एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। संभवतः हेलियोक्लीज ने स्ट्रेटो फर्स्ट को पराजित कर झेलम नदी के क्षेत्र तक अधिकार कर लिया। इस क्षेत्र से हेलियोक्लीज के सिक्के बड़ी संख्या में मिलते हैं। स्ट्रेटो का अधिकार सिर्फ झेलम और यमुना नदी के मध्यवर्ती इलाके पर ही रह गया। शोको ने भी स्ट्रेटो को परेशान किया। स्ट्रेटो फर्स्ट के बाद उसका उत्तराधिकारी स्ट्रेटो सेकंड हुआ। वह लगभग 90 बीसी में शासक बना और उसके समय में यूथिडेमस वंश की सत्ता और अधिक सिमट गई। लगभग 30 बीसी में
शकों ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया और यूथिडेमस वंश के शासन को इस क्षेत्र से उखाड़ फेंका। यूथिडेमस वंश का शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं यूक्रेटाइड्स वंश, क्योंकि यूथिडेमस वंश की सत्ता समाप्ति के बाद यूक्रेटाइड्स वंश की सत्ता स्थापित होती है और इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक्स।